नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है प्रत्यक्षीकरण में अभिप्रेरणा एवं अधिगम की क्या भूमिका होती है। ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है, उसमें यूनिट सेकेंड का टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम समझते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसमें अभिप्रेरणा एवं अधिगम कैसे भूमिका अपना अदा करता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। और इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रत्यक्षीकरण में अभिप्रेरणा एवं अधिगम की भूमिका क्या होती है। जैसा कि पहले हम समझते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। देखिए, व्यक्ति के कार्य करने की गति को जो बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक शक्ति जो उत्पन्न कर देता है उसे हम क्या करते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा कैसे किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है इसको हम समझते हैं। देखिए, प्राणी के प्रत्यक्षण पर उसके अभिप्रेरणात्मक कारकों जैसे संवेग, इमोशन। संवेग क्या है, क्रोध, प्रेम, दया, घृणा, ये सब संवेग है। आवश्यकता, व्यक्ति के जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, जैसी आवश्यकता होगी वैसा वो प्रत्यक्षीकरण करेगा। मूल्य, किसी व्यक्ति के जो मानक है, मूल्य है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपरा है, उस हिसाब से उसका प्रत्यक्षीकरण भी होता है। और केंद्रीकरण यानी कि अन्य भी जो कारक है उसका प्रभाव प्रत्यक्षीकरण पे पड़ता है। इन्हीं कारकों के प्रभाव में आकर व्यक्ति उसी के अनुकूल प्रत्यक्षण करता है। यानी कहने के ये तात्पर्य है कि जितने भी अभिप्रेरणात्मक कारक हैं उनके प्रभाव में आकर व्यक्ति उन्हीं के अनुकूल प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला है, हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, तो व्यक्ति क्या है, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज, परंपरा, मानक बनाए गए हैं उसी के अनुकूल क्या है वो प्रत्यक्षीकरण करेगा या व्यवहार करने का प्रयास करेगा। देखिए, लेमाइन जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को तेज भूख लगी है और एक व्यक्ति को तेज प्यास लगी है। दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो जिस व्यक्ति को तेज भूख लगी है वो उसके पहली आवश्यकता क्या है, अपने भूख को मिटाना। इसलिए क्या है, वो भोजन करके अपने भूख को मिटाएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या है, भोजन। और जिसको प्यास लगी है उसकी आवश्यकता क्या है, पानी पीना, पानी पीकर अपना प्यास बुझाना। तो अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं व्यक्ति की होती है, उस हिसाब से क्या है वो प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे एक तेज भूख वाला व्यक्ति क्या है, भोजन का प्रत्यक्षीकरण, उसको हर एक चीज़ में भोजन का प्रत्यक्षीकरण होता है, जबकि या ध्यान उसी की तरफ जाता है। जबकि एक तेज प्यास वाला व्यक्ति उसका ध्यान पानी की तरफ जाता है। इसी बात पर लेमाइन तथा चीन तथा मर्फी 1942 ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, स्कूल के छात्रों के दो समूह लिया, मतलब एक स्कूल का चयन किया, उसमें छात्रों को दो समूहों में बांटा। एक छात्रों के समूह को क्या है, भूखा रखा, मतलब यानी कि भूखा रखा गया था। दूसरे समूह को क्या है, तुरंत भोजन करवाया गया। अब क्या किया गया, दोनों छात्रों के समूह को कुछ रंगीन तथा रंगहीन स्पष्ट चित्रकारियां शीशे के अंदर रखकर दिखाया गया। ठीक, और दिखाने के बाद दोनों समूह के छात्रों को यह बताना था कि वे चित्रकारी में क्या देख रहे हैं। जो भूखे थे वे चित्रकारी में खाने पीने की चीज़ों को देख रहे थे, और जबकि जो छात्र भोजन कर चुके थे वे किसी और चीज़ का प्रत्यक्षण कर रहे थे। कहने के तात्पर्य कि इसमें लेमाइन, चीन तथा मर्फी ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने स्कूल के छात्रों के दो समूहों को लिया। एक समूह को उसने क्या है, भूखा रखा और दूसरे समूह को उसने क्या है, भोजन करवा दिया। करवाने के बाद उन प्रयोज्यों को क्या है, एक रंगीन तथा रंगहीन स्पष्ट चित्रकारियों को शीशे के अंदर देखकर यह बताना था कि उनको क्या दिख रही है। जो छात्र क्या है भूखे थे उनको क्या है उसमें खाने की चीज़ दिख रही थी, और जबकि जो छात्र भूखे नहीं थे वो उसमें कुछ अलग ही देख रहे थे, यानी कि जो चित्र थी उसको बताने का वो
प्रयास कर रहे हैं। तो कहने की ये तात्पर्य है कि प्रत्यक्षीकरण में अभिप्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और अभिप्रेरणा प्रत्यक्षीकरण को बहुत हद तक प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति जिन मोटिव से प्रभावित होगा, जिन अभिप्रेरणात्मक कारकों से प्रभावित होगा, उसका प्रत्यक्षीकरण या उसका व्यवहार भी उसी हिसाब से होगा। ये बात रहा प्रत्यक्षीकरण के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि अधिगम कैसे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिगम, अगर हम बात करें अधिगम क्या होता है, तो अधिगम की एकदम सिंपल सा परिभाषा ये है कि अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है, सबसे पहली ये बात। और कैसे होता है व्यवहार में परिवर्तन? अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे प्रत्यक्षीकरण में रोल अदा करता है। देखिए, प्रत्यक्षणकर्ता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, किए गए अधिगम एवं अनुभूतियों का प्रभाव प्रत्यक्षण पर पड़ता है। यानी कि आप जो कुछ सीखते रहते हैं अपने जीवन में, उसका प्रभाव आने वाली चीज़ों को जो आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसका प्रभाव उस पर वो पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? अधिगम के द्वारा प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव पड़ना। ये तात्पर्य है कि व्यक्ति क्या है, जो वो सीखता रहता है अपने जीवन में, उस सीखने का प्रभाव आगे जो वो प्रत्यक्षीकरण करता है उस पर बहुत हद तक पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अधिगम प्रभाव व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पे पड़ता है। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि एस्किमो जाति की जो संस्कृति में बर्फ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। एस्किमो जाति कौन है? जब वो बर्फ का घर बना के रहते हैं उनको एस्किमो, और उसमें बर्फ के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। अतः इस प्रकार के लोग बर्फ के अनेक प्रारूपों में सूक्ष्मभेद करने में सफल हो जाते हैं। कहने की यह तात्पर्य है कि एस्किमो एक प्रजाति है जो बर्फ का घर बना के रहती है। उनकी संस्कृति में बर्फ के विभिन्न प्रकारों के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे वे बर्फ के विभिन्न प्रकार के जो प्रकार होते हैं उनमें भेद करने में वो सफल हो जाते हैं। जबकि हमारी संस्कृति में ऐसा वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए हम उसके विभिन्न प्रकार को में भेद करने में सफल नहीं होते हैं। इसमें एक प्रयोग किया गया जिसमें आदिवासी जाति के लोगों को लिया गया और सभ्य जाति के लोगों को लिया गया। उसमें क्या है, चित्रों के प्रत्यक्षण, उनको चित्रों का प्रत्यक्षीकरण करना था। ठीक है, दो समूह लिया गया, एक आदिवासी जाति, एक सभ्य जाति। अब जब प्रयोग का निष्कर्ष निकला तो इन दोनों लोगों में निम्नलिखित भिन्नता पाई गई। जो आदिवासी जाति के लोग थे वो चित्रों को पहचानने में सक्षम थे, जबकि सभ्य जाति के लोग चित्रों को पहचानने में सक्षम थे। आदिवासी जाति के लोग चित्रों की दूरी का प्रत्यक्षीकरण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जबकि सभ्य जाति के लोग एक नेत्री संकेत का प्रयोग करके चित्रों की दूरी का प्रत्यक्षीकरण ठीक ठाक से कर पा रहे थे। और आदिवासी जाति के लोग चित्रों की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जबकि सभ्य जाति के लोग चित्रों की व्याख्या अच्छे प्रकार से कर पा रहे थे। कहने के ये तात्पर्य है कि हो सकता है कि आदिवासी जाति की संस्कृति में चित्रों के बारे में इतना गहन चर्चा न किया गया हो, इस कारण से वो चित्रों के बारे में सामान्य जानकारी देने में असमर्थ हो। कहने के ये तात्पर्य है कि हमारे समाज में जो रीति रिवाज है, मानक है, मूल्य है और भी चीज़ जो है, कानून है, न्यायपालिका है, सभी चीज़ों से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता है, ठीक उसी हिसाब से आपका दृष्टिकोण या आपका प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति के प्रति भी बदलता जाता है। जैसे आप जब प्रारंभिक जीवन में, आप बचपना अवस्था में हैं, तो आपने जितना पढ़ा किसी व्यक्ति के बारे में, आपका दृष्टिकोण या आपका प्रत्यक्षीकरण उतना ही उस व्यक्ति के बारे में हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा हुए और उसके बारे में आपने और भी जानकारी ली, तो क्या उसका आपका दृष्टिकोण उस व्यक्ति के प्रति चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल क्या है, प्रत्यक्षीकरण में है। तो आज के क्लास में इतना ही। अब इस क्लास से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।